अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इंग्लिश विद राहील सर। आज की वीडियो में हम एक अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक ओड पे, ओड टू द डेथ। इसको लिखा है दाऊद कमाल ने। और सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि ओड होती क्या चीज़ है, ठीक है। और ओड कितनी किस्म की होती है, और उसके बाद हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले ओड जो है उसको उर्दू में गज़ल कहते हैं। एक दुखी अंदाज में एक जो है नज़म लिखी जाए जिसमें पर्सनल फीलिंग की तरह बताई जाए तो उसको हम ओड कहते हैं। इसका जो है डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस डीप पर्सनल फीलिंग्स इन अ वे दैट इज़ लाइक अ सॉन्ग। ओड इज़ अ लिरिक पोएम typically of elaborate or irregular metrical form in which a person expresses a strong feeling of love or respect for someone or something. Ode to death poem is written as an ode form. An ode to death is a poem about the ultimate reality of death. That death must happen in everyone's life. So when a man comes in this world, a dream is also born with him. In the poem An Ode to Death, the diction employed by Daud Kamal is finest. His writing style is deeply influenced by the imagist. He was the true son of Soil. अब थोड़ा सा देख लेते हैं दाऊद कमाल के बारे में उसकी जो है लाइफ हिस्ट्री क्या है। दाऊद कमाल 1935 में वो पैदा हुए, 1987 में इसकी वफ़ात है। पाकिस्तानी पोइट है, एकेडमिक पर्सन है। पेशावर यूनिवर्सिटी में इनका जो है टीचिंग रही है। 4 जनवरी 1935 को एबटाबाद में पैदा हुए। इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर रहे पेशावर यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बहुत सारी जो है नज़में लिखी इंग्लिश की। इन्होंने गालिब की जो है पोइट्री का जो है वो तर्जमा किया है उर्दू और इंग्लिश में। और इसने 3 जो है वो मेडल जो हैं पोइट्री के लिए वो जीते हैं। इसकी पोइट्री जो है वो बिल्कुल इसी तरह है जैसा कि एक यहाँ पे कोटेशन है, प्रीमोर्डियल स्क्रिप्चर ऑफ पीपल बिट्रेड नॉट ओनली बाय किंग्स एंड प्राइस बट बाय वेदर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, फॉरनर्स एंड मोस्ट एक्यूरेसी बाय ईच अदर। दाऊद कमाल ने 3 जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं और सर्टिफिकेट जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे पोइट्री कंपटीशन में यूनिवर्सिटी USA में। और इसने फ़ायज़ अहमद फ़ैज़ का जो अवार्ड 1987 में जीता। दाऊद कमाल की जो वफ़ात है वो 5 दिसंबर 1987 में हुई। आप देखते हैं टेक्स्ट ऑफ द पोइम में, ये आपके सामने पोइम का टेक्स्ट है, आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो अब हम इसका जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल समरी में आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो क्रिटिकल व्यू है, एनालिसिस है, वो हम क्या इसमें देखते हैं। Ode to Death is one of the best poems of Daud Kamal. This poem is about the ultimate reality of death and it is written in very beautiful way. He has used symbols and imagery. इसमें 2 चीज़ें हैं, symbols है और imagery. Very brilliant. He also given comparison in it. Its language is really simple, but the manner in which he has conveyed a deeper thought of universal interest is admirable. There are 3 major themes. इसमें जो है वो 3 major themes हैं in it. फर्स्ट इज अल्टीमेट रियलिटी ऑफ डेथ। पहला है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ डेथ। उसके बाद दूसरा है सेकंड अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, ज़िंदगी का आर्जीपन। पहला है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ डेथ, मौत की जो है वो रियलिटी। दूसरा है ज़िंदगी की बेयकीनी। थर्ड इज़ इटर्नल लाइफ आफ्टर डेथ, ज़िंदगी की मरने के बाद जो है असल ज़िंदगी, अब ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। 3 जो इसके थीम्स हैं। One thing which is very interesting about this point that is he has added 2 quotations of 2 different American but contemporary poets. अब यहाँ पे पोइम के शुरू में 2 अमेरिकन पोइट्स जो कंटेम्प्रेरी, उनकी जो है कोटेशन इन्होंने ऐड की, उसके बारे में बता रहे हैं। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पोइम ही हैज़ कोटेड कॉनरेड एकिन के बारे में इसको कोटेशन ऐड की है। तो देखते हैं वो कौन सी कोटेशन है। जो पोइम शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करते हैं। यू रोड टू डेथ, हमारी जो ज़िंदगी का नज़म है, गज़ल है इन लिफ्टिंग, उठाने में है, ऑफ अ सिंगल आइब्रो, एक पलक, लिफ्ट इट, उसको उठाओ, एंड सी, और देखो। और बस इतनी ज़िंदगी की जो औकात है कि आप पलक उठाते हैं, देखते हैं और बंद करते हैं, तो इतनी जल्दी में ज़िंदगी जो है वो अपना वजूद खो बैठती है। अब ये कॉनरेड एकिन की ये एक कोटेशन है जिसको इन्होंने यूज़ किया है पोइम के फर्स्ट स्टैंजा में, फर्स्ट लाइनों में। This very first quotation shows that there is a little distance between man's life and death. The story of man's life and exactly at a time when death grasps him and in its arms. It happens within seconds and it takes even much later time and than lifting of an eyebrow. ये इतने ज़्यादा कम वक्त लेती है जितना कि हम एक पलक उठाने में लेते हैं। ज़िंदगी जो है मौत का इतना ही फासला है।
हाउ माइन्यूस्क्यूल इज डिस्टेंस बिटवीन अ मैन एंड डेथ, ज़िंदगी हाउ कितना ही शॉर्ट टाइम है ज़िंदगी और इंसान की मौत के दरमियान। अब दूसरी जो है वो है डेथ इज़ मोर देन अ सर्टन सेज द सेज ई कमिंग्स बट द क्लॉक्स गो ऑन टिकिंग एज बिफोर। कहते हैं मौत का आना यकीनी है, ई कमिंग्स कहता है, और ज़िंदगी के बाकी जो काम मामला वो इस तरह चलते रहते हैं जैसे क्लॉक की जो सुइयाँ हैं वो टिक टिक करके चलती रहती है, उनमें किसी के आने जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Then he takes the quotation of he comes that death is more than a certain, death is an ultimate reality. It's certain and undeniable fact. But no one can escape from its grasp. There is a saying of Owen Barrett that there is nothing certain in man's life that he must lose it. No doubt that everyone experiences to perish day one day, but it's likewise a fact that bears no effect with the demise of a soul. But no one can die with the grief of his loved one's death. At last, have to come towards his routine life, as the needles of clocks never stop ticking for everyone. Anyone same is the case with human beings; they never stop taking breath विद द डेथ ऑफ देयर बिलव्ड। कह रहे हैं यहाँ पे जो जिनका प्यारा वो फौत हो जाता है तो वो भी ज़्यादा सारी उम्र उसका शोक नहीं मनाते, बल्कि कुछ ही दिनों में वो नॉर्मल हो जाते हैं, अपनी रूटीन पे वापस आ जाते हैं। ऐसा ही है जैसे कि जो है अखलाक की जो सुइयाँ हैं वो बिला तत्तुल अपनी जो है रफ्तार को जारी रखती हैं, ज़िंदगी इस तरह आगे बढ़ती रहती है। अब अगले जो है लाइनें हैं, एंड इन एवरी पार्टिकल ऑफ कार्बन डस्ट देयर लिव्स द डायमंड ड्रीम। कार्बन का जो है पार्टिकल है वो मिल के जो है वो डायमंड बनाता है, लेकिन हर कार्बन का पार्टिकल इस काबिल नहीं होता कि वो डायमंड बना सके। वो कई जो है पार्टिकल वैसे ख़त्म हो जाते हैं, कोयला बन जाते हैं, हर पार्टिकल जो है वो डायमंड बनाने में कामयाब नहीं होता। यहाँ पे देखते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है। इफ़ वी अंडरस्टैंड the chemical composition of diamonds, it's made up of carbon, but it's not necessary that every molecule of carbon dust becomes a constituent of the diamond or diamond itself. Likewise, the case, like same is the case with man, that is not necessarily in the fortune of every human being that he accomplish all these desires and dreams in this really short animation. Quoted है एक poem के जो है एक statement quoted है, death is certain but the time of death is uncertain. There are two lines from Al-Abadi's poetry which shows the uncertainty of life. अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अब यहाँ पे जो अगली लाइनें हैं उनका ट्रांसलेशन, उनकी जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाइनें हैं, हाउ मैनी गैलेक्सीज येट टू बी एक्सप्लोर्ड, हाउ मैनी सीड्स इन द पोमीग्रेनेट ऑफ टाइम। कितनी जो है इसकी कक्षाएँ अभी तक वो ज़ाहिर होने वाली हैं। हाउ मैनी सीड्स, कितने बीज हैं द पोमीग्रेनेट ऑफ टाइम, जो वक्त की अभी तक कैद में है, वक्त की गिरा में। यहाँ पे पोमीग्रेनेट गिरा कहते हैं जो जैसे अनार के दाने गिरा में बंद होते हैं और एक ख़ास पैटर्न में जुड़े होते हैं आपस में, इस तरह कई ऐसी चीज़ें जो वक्त के साथ बंधी हुई हैं, बाद में आस्ते आस्ते खुलती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है, हाउ ह्यूमन बीइंग्स हैज़ ग्रेट एम्बिशंस एंड विशेस इन देयर लाइफ। ज़िंदगी के मतलब बड़े डिज़ायर्स होते हैं, ख्याल ख्वाब होते हैं इंसानों के। बट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू फुलफिल देम ऑल, लेकिन इंसान के बस की बात नहीं कि वो तमाम को पूरा कर सके। इज़ लाइक अ पोमीग्रेनेट एंड द डीड्स एंड विशेस ऑफ मैन आर इट्स सीड्स एंड ही कैन नॉट फुलफिल देम ऑल। कहते हैं इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो बीज की तरह होती हैं, दानों की तरह होती हैं, जिनको तमाम को पूरा नहीं कर सकता। ही कैन नॉट मेक ऑल हिज विशेस इन रियली लिमिटेड लाइफ। वो इस छोटी आर्जी दुनिया में अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। अब जैसा कि बहादुर शाह ज़फ़र ने लिखा है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। उसके बाद जी अगला है जो लाइनें हैं, एंड द पाइन ट्री ब्लास्टेड बाय लास्ट ईयर्स थंडरबोल्ट एंड द बर्नड आउट मैच स्टिक इन माई एस्ट्रे लुक्स सो टेरिबली लाइक। वो कह रहा है कि वो दरख्त जो पिछले साल बिजली की गरज से वो ज़मीन बोस हो गया, उसका इतना जो ज़ोरदार खड़का जो आया, जो आवाज़ आई, जो उसकी दहशतनाक आवाज़ थी, और उसकी आवाज़ के कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि मेरे आतिशदान में जो एक तीली जो है छोटी सी माचिस की, वो जल के राख हो जाती है। दोनों की जो उनका आखिर है, उनकी जो एंडिंग है वो खाक ही है, मट्टी है। तो ये हम उससे नहीं फ़रार हो सकते, हमें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। These are really one beautiful lines because the poet has made a comparison between big and small creature very intelligently कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ बड़ी है छोटी है, सब ने मौत की तरफ ही लौट के जाना है।
He points out that what is the difference between a huge pine tree which was ruined by a crash of thunder last year and a small matchstick which he has burnt out in his ashtray. Ashtray is the end of both is same, but both have to taste the flavor of death. If there die a great baron of a country and a poor beggar of the same nation, the difference is between them both. The last destination of both is grave. There is an Italian proverb that when the game is over, the king and pawn go into the same box. अगला जो है अगली जो लाइनें हैं उसका रीड करते हैं हम. इफ़ आई हैव सैट बाय यूर बी साइड, मैं तुम्हारे पहलू में बैठा हूँ. एंड फेल्ड, महसूस करता हूँ. योर सिंकिंग पल्स, तुम्हारी धड़कती हुई नब्ज़. और द हेयर एंड बोन, के जो बाल हैं और हड्डियाँ हैं. रियली इंडिस्ट्रक्टिबल वज़ा, क्या वो कितनी देर के लिए तबाह नहीं हो सकती. एंड हाउ लॉन्ग, वो कितनी देर. डज इट टेक, वो कितना टाइम लेंगी. फॉर द आइज़, और आँखें. टू डिज़ोल्व इन द ग्रेव, ख़त्म होने में कब्र के अंदर. इन द ग्रेव. अब यहाँ पे शायर है वो कहता है कि ज़िंदगी की जो एक साइंसी फार्मूला है कि साइंस की तहकीक कहती है कि बाल जो हैं और हड्डियाँ जो हैं वो बाद में ज़मीन बोस होती हैं. तमाम जिस्म जो है वो पहले हो जाता है, जो डिज़ोल्व हो जाता है. और आँखें भी कितनी देर डिज़ोल्व होने में लेती हैं. तो ये सबसे जो है वो एंड पे डिज़ोल्व होती हैं. तो यहाँ पे वो पोइट कह रहा है, मैं अपने दोस्त, अपने अहबाब की जो है वो डेथ बेड पे है, बिस्तर मरग पे, मैं उसके पास बैठा हूँ और उसको फील कर रहा हूँ, उसकी नब्ज़ को, कि वो कितनी देर टाइम लेगा. इसकी अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इट्स अ कन्वर्सेशन, ये मामला आता है, बातचीत है बिटवीन पोइट एंड पर्सन, और शायर और इस बंदे के दौरान. हु इज़ गोइंग टू डाई, जो मरने जा रहा है. टू एक्सप्रेस द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की बेयकीनी के बारे में. एड्रेस टू अ पर्सन, उसके शख्स से वो बात करता है. दैट इज़ ऑन डेथ बेड, जो बिस्तर पर. एंड से कहता है, आई एम होल्डिंग योर सिंकिंग पल्स, मैं तुम्हारी धड़कती नब्ज़ को महसूस करता हूँ. एंड फीलिंग यू टेकिंग लास्ट ब्रेथ, और तुम्हें आखिरी सांस लेता हूँ महसूस कर रहा हूँ. नॉर्मली अक्सर क्वालिटीज़ कंसीडर्ड, ये देखा जाता है दैट हेयर एंड बोन्स ऑफ बॉडी स्टे लॉन्ग, जो है बाल और हड्डियाँ हैं वो ज़्यादा देर तक रहती हैं. वाइल ऑल बॉडी पार्ट्स डिजॉल्व्स, उनके तमाम और बाकी जो जिस्म की सख्त जल्दी वो ख़त्म हो जाते हैं. सो ही डिमांड्स अ क्वेश्चन, वो एक सवाल का मुतालबा करता है. हेयर है यहाँ पे, दैट हाउ मच टाइम यूर हेयर एंड बोन विल टेक, तुम्हारे जिस्म कितना जो है वो टाइम लेंगे. टू डिजॉल्व, ख़त्म होने इन द ग्रेव, कवर के अंदर. एंड डू आई टू लिव अलाइव, मैं उतनी देर जिंदा रहूँगा. आई टिल दैट टाइम, सेम उसी वक्त तक. डू आई हैव द श्योरिटी ऑफ माई ओन लाइफ, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी की इतनी गारंटी है. दैट हाउ लॉन्ग आई लिव, कि मैं कितनी देर जिंदा रहता हूँ. इट्स वेरी नाइस कोटेशन ऑफ यूरिपिडीज अबाउट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ. नो वन कैन कॉन्फिडेंटली से दैट ही विल बी लिविंग टुमारो, कोई भी इतनी यकीनी के साथ नहीं कह सकता वो कल जिंदा रहेगा. टू स्ट्रीम्स मिंगल इन फॉरगॉटन रिवर between the eye and tear. In this verse, the poet wants to say that the existence of human beings is the combination of soul and body, and these two elements mingle into the luxuries and colors of life. There were two streams used in this line, which means that the soul, human soul and human body, and which mingle into the forgotten river of world. The relationship between life and death is like a relationship between eye and tear. जिंदगी और मौत का एक ऐसा ही रिश्ता है जैसे आंख और आंसू का. इन द बिजी लाइफ पीपल फॉरगॉट डेथ, ज़िंदगी की मसरूफ़ी के दौरान लोग मौत को भूल जाते हैं. विल कम एज रैपिडली, जल्दी से जो आने वाली है. एज टीयर्स फ्लो आउट फ्रॉम एन आई, जैसा कि आंसू मौत की निशानी बनकर जो आंख से आता है, इतनी ही जल्दी ज़िंदगी और मौत की जो है जुदाई हो जाती है. नो वन नोज़, कोई नहीं जानता. दैट वैन टीयर्स विल बिगन टू मूव, कि कोई नहीं जानता कितनी जल्दी आंसू जो आंख से निकल आएगा बाहर. The eye similarly, there is इसी तरह से no one knows of that when death will come, but only sleep and silence. कोई नहीं जानता मौत कब आए, लेकिन ये यकीनी तौर पर आएगी. Now the Daud Kamal presenting the condition of grave after death. There is a silence and endless sleep in the group of islands. The silence in the islands is in literature is a symbol of danger and also shows the silence of death because there are no more hardships of life. Actually, Daud Kamal here presents the Islamic point of view about the eternal life after death. He says that this is a place of barrel, naked rocks, and there is no space of grief. It is free from all trials, troubles, sorrows of life. I too have wandered in a forest of symbols and clutched at the hands of memory. In this verse, the readers also see Daud Kamal's personal feeling about his own past life. He says that he had indulged in ethically bad habits. He says that when I imagine his own death, time, and thinks about his past life, there is nothing except the darkness of prostitutes. I have seen the stars Raman to their darkness addresses, I have felt your absence around my neck. Now here again
Those Kamal presenting the concept of death, that death is ultimate reality. Everyone have to die. Can take an example from the history that the brave leaders like Muhammad bin Qasim and even cruel leader like Hitler was came, but the end of all was death. Death is blind; it never see who is in front of it. Either it is huge or small creature. But let it gone be gone. Who was the deceiver and who is the deceived? And was I on a floating island and were you on the shore? Which one of move away? These lines are about the feeling which a man feels when death occurs, and poet has expresses all this feeling very beautifully. He says that I am feeling that my life is moving away from me. Death as a cruel monster is engulfing my life. I can feel but I can't do anything because I am hopeless. The poet expressing pessimist feeling of man. The poet says that no one knows either life is deceiver or death, or which one of them is going to deceive, or both are giving deceit to each other. Thus Kamal is asking a question to life that either on floating island or you was on a shore. Actually no one knows who moves away. He is conversing with life that either you moved away from me or I came near to death. अब यहाँ पे थीम देख लेते हैं इसके कॉनराड आइकन का जो है कोटेशन जो है ओ टू डेथ इज इन लिफ्टिंग of a single eyebrow I lift it and see. An ode to death is a short poem about the universal approach of death. Death is the central focus of the poet. It means that death is not a mystery but something that can be understood through observation of life. Theme of decay and decline. This poem or to the theme of decay and decline is given not only man, human beings are subject to death, but each and everything in this world, materialistic things are subject to decay. By using reference of clock, the Kamal is giving the uncertainty of time, and behind that, this he has the view that with time everything will be finished. Similarly, the period, time of born and time to die is defined by our creator. For example, we have buy something from bazaar. Salesman make sure the customer that we are giving you the guarantee of this thing for 3 or 4 years. It means that after this defined guarantee time thing will be expired. Similar case is with human being life and death. Stephen Crane says death is secret of life. Second theme is fragility of life and temporality. In this poem, it is written that life is temporary and death is marked as permanent. Nothing in this world is permanent, but death is permanent. After meeting with death, there is no chance of life anymore. Life is fragile and humans are weak as well. Weak things cannot survive for a long time. Theme of materialism. Death is something through which the materialistic aspects of life are destroyed, but spiritual consciousness. Death is not only used as a theme but also as a recurring motive. By reading this poem, one can analyze that death is not concerned with particular human beings or ethnic group or religion. Everyone has to taste the flavor of death. These are three themes. After that, we see about the conclusion of this poem. Ode. It is concluded that Ode to Death by Dulkumar is a poem about the uncertainty of that it is not written for the special area. It is a universal phenomenon. By using different examples like clock, thunderbolt, galaxies, he creates the effect of naturality. Images create concrete pictures in our mind. That images have symbolic interpretation. For clock is a symbol of uncertainty of life, as time is uncertain. It does not wait for none. And language used by the Kamal is very simple and easy. Construction and arrangement of words is easy to understand equally throughout the poem. In the whole poem, the reader finds himself engaged with the poem that his death is more than certain. In the last, he has personal feelings as he was involved in ethically corrupt habits. This is all about today's lecture. Thank you.